हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके ग्रे और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। तो आज हम लोग इस यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वह नई सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव का तापीय गुण। तो इस चैप्टर का आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, ये जो पूरे यूनिट है यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो यूनिट है वह कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है, इसीलिए आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वह इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सबको हेडिंग लगाएंगे। पहली टॉपिक मतलब चैप्टर 10 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव का तापीय गुण, लेक्चर नंबर फर्स्ट की पहली टॉपिक आप हेडिंग लगाएंगे ताप एवं ऊष्मा, टेम्परेचर एंड हीट। हेडिंग लगाइएगा ताप और ऊष्मा, टेम्परेचर एंड हीट। सबसे पहले हम लोग ताप और ऊष्मा को डिफाइन करेंगे। ताप क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, उसी तरह ऊष्मा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो आप यहां पर एक तरफ ताप लिखेंगे और दूसरी तरफ ऊष्मा लिखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग ताप को परिभाषित करें तो ताप क्या होता है? ताप किसी भी वस्तु की गर्माहट एवं ठंडेपन का माप। तो आइए पहले इसको लिखते हैं, फिर से एग्जांपल से इस ताप के बारे में समझेंगे। यहां लिखेंगे ताप, या ऐसे लिखे किसी वस्तु का ताप उसके गर्माहट एवं ठंडेपन का माप होता है। मतलब किसी वस्तु का ताप जो है उसके गर्माहट एवं ठंडेपन का माप है। इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने दो ग्लास लिया, ग्लास नंबर 1 और ग्लास नंबर 2। पहले ग्लास में कुछ गर्म जल रख दिया गया है, गर्म जल, और दूसरे ग्लास में ठंडा जल रखा हुआ है। पहले ग्लास में गर्म जल, दूसरे ग्लास में ठंडा जल। अब दोनों जल के अगर तापमान को हम लोग मापे, दोनों गर्म जल के तापमान को मापे, तो मान लीजिए गर्म जल का तापमान आया T1 और ठंडे जल का तापमान आया T2। तो T1 और T2 को जब आप कंपेयर करेंगे, एक दूसरे से तुलना करेंगे, तो T1 ज्यादा होगा T2 से। इसका मतलब क्या है कि गर्म जल का तापमान ज्यादा है ठंडे जल के तापमान से। क्लियर? यानी कि यहां पर T1 जो है वो T2 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा जब दोनों के तापमान को आप माप करेंगे। तो इसका मतलब है कि गर्म वस्तुओं का तापमान ज्यादा होता है ठंडे वस्तुओं के तापमान के कंपैरिजन में। क्लियर? यानी कि जिस वस्तु का तापमान ज्यादा होगा वह अधिक गर्म होगा, जिस वस्तु का तापमान कम होगा वह ठंडा होगा। तो ये है ताप का डेफिनेशन। ताप क्या है?
वस्तुओं का जो तापमान है वह उसके ठंडापन एवं गर्माहट की माप होती है। जो वस्तु जितना ज्यादा गर्म उसका तापमान उतना ही ज्यादा, जो वस्तु जितना ठंडा उसका तापमान उतना ही कम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ताप क्या है। दूसरी बात, अगर इसकी स्टार पॉइंट को लिखे तो किसी वस्तु के तापमान का अध्ययन करना तापमिति कहलाती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्मोमेट्री। तो आइए इस पॉइंट को भी हम लोग यहां पे नोट करते हैं। लिखेंगे वस्तु की या वस्तुओं की तापमान का अध्ययन करना तापमिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं थर्मोमेट्री कहलाती है। अगर कोई बोलता है कि हम थर्मोमेट्री पढ़ रहे हैं, थर्मोमेट्री का स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो वस्तुओं के तापमान का स्टडी कर रहा है। क्लियर? तो ये है आपका ताप। चलिए हम लोग उष्मा के बारे में समझते हैं। उष्मा क्या है? तो देखिए, उष्मा जो है एक ऊर्जा का रूप होता है जो वस्तुओं में उनके तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है। तो इसका डेफिनेशन है उष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है जो वस्तुओं में उनके तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है। मतलब उष्मा एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तुओं के तापांतर के कारण एक दूसरे में ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। सेम एग्जांपल लिया हम लोग, वही 2 ग्लास, पहले ग्लास में आपका गर्म जल था और दूसरे ग्लास में आपका ठंडा जल था। गर्म जल वाले ग्लास का तापमान T2 था और ठंडा जल वाले ग्लास का तापमान गर्म जल वाले ग्लास का तापमान T1 था और ठंडा जल वाले ग्लास का तापमान T2 था। और यहां T1 किससे ज्यादा है? T2 से ज्यादा है। अब देखिएगा, अगर दोनों ग्लास को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो गर्म जल से उष्मा ठंडा जल में स्थानांतरित होने लगता है। मतलब अगर दोनों ग्लास को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो गर्म जल से उष्मा का जो स्थानांतरण है वह ठंडे जल की ओर होता है। इसका मतलब क्या है कि जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वह गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर होता है, या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। अब देखिए ऐसा होता क्यों है, इसको भी हम लोग समझते हैं। क्यों उष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, जरा आइए इसको समझते हैं। अब देखिएगा, जिस वस्तु का तापमान ज्यादा होता है उसके जो अणु है उन अणुओं का जो वाइब्रेशन है, कंपन है, वो तेजी से होता है। वो बहुत तेजी से एक दूसरे से वाइब्रेट करते हैं। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस वस्तु का तापमान ज्यादा होता है उस वस्तु के अणु जो है उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होता है, और जिसकी तापमान कम होती है उसके जो अणु है उस अणु की जो कंपन है, वाइब्रेशन है, वो कम होता है। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होता है? कम होता है। तो जैसे दोनों को एक दूसरे में क्या करते हैं? सटाते हैं या एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तो जिसकी आंतरिक ऊर्जा, जो आंतरिक ऊर्जा के अंदर ही आपका काइनेटिक एनर्जी आएगा, गतिज ऊर्जा आएगा, तो गर्म वस्तु वाले अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो ज्यादा है। यह अपनी ऊर्जा किसको ट्रांसफर कर देता है?
तो ठंडे वस्तु वाले अणुओं को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जो गर्म वस्तु होता है उससे ऊष्मा का स्थानांतरण किसके ओर होता है? ठंडे वस्तु की ओर होता है। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है कि गर्म वस्तु के जो अणु होते हैं उनकी वाइब्रेशन ज्यादा होता है, उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, और ठंडे वस्तु के जो अणु होती है उसकी वाइब्रेशन कंपन कम होता है, उसकी गतिज ऊर्जा कम होते हैं। जैसे एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो गर्म वस्तु वाले जो अणु हैं वह अपनी ऊर्जा ठंडे वाले वस्तु को क्या कर देता है? स्थानांतरित कर देता है। इट मीन्स यहाँ जो ऊष्मा है, हीट जो है, वह गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। क्लियर? तो आइए इसके जो की पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, इसको मिटाएंगे फिर लिखेंगे। आपका ऊष्मा के कुछ पॉइंट है उसको हम लोग नोट करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए यहां पे लिखते हैं, इसके कुछ पॉइंट हैं ऊष्मा के, उसको हम यहां पे लिखने वाले हैं ऊष्मा के तरफ। सबसे पहले यहां लिखेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसमें कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए आपको कोई वर्क करना पड़ा, कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? बस दोनों ग्लास को एक दूसरे में टच कराया, बाकी आपने कुछ नहीं किया। अपने आप जो आपका एनर्जी था गर्म वस्तु की, जिसको ऊष्मा बोल रहे हैं, वो ठंडे वस्तु में स्थानांतरित हो गया। मतलब हम लोग ये बोले कि ऊष्मा स्थानांतरण में कार्य नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या है? यह यांत्रिकी प्रोसेस नहीं है, यांत्रिकी प्रक्रिया नहीं है। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे सेकंड पॉइंट, ऊष्मा स्थानांतरण यांत्रिकी प्रक्रिया नहीं होती है। यांत्रिकी प्रक्रिया नहीं होती है, मतलब ऊष्मा स्थानांतरण में कार्य नहीं होता है। वो अपने आप आपका काइनेटिक एनर्जी जो है गर्म वस्तु की, वह ठंडे वस्तु की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो वो बोल सकते हैं कि ऊष्मा स्थानांतरण यांत्रिकी प्रक्रिया नहीं है। इसके बाद जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि ताप का अध्ययन करना थर्मोमेट्री यानी तापमिति कहलाता है, उसी तरह वस्तुओं के ऊष्मा का अध्ययन करना ऊष्मामिति कहलाती है, या इसी को बोलते हैं कैलोरीमेट्रिक, कैलोरीमिति। तो यहां पे लिखना ऊष्मा का अध्ययन करना, ऊष्मा का अध्ययन करना ऊष्मामिति कहलाता है। ऊष्मामिति या कैलोरीमिति कहलाता है। कैलोरीमिति को इंग्लिश में कैलोरीमेट्री बोलते हैं, कैलोरीमेट्री कहलाता है। क्लियर? जिस तरह आपका ताप का अध्ययन करना थर्मोमेट्री, उसी तरह ऊष्मा का अध्ययन करना कैलोरीमेट्री। क्लियर? तो ये है आपका ताप का डेफिनेशन और ऊष्मा का डेफिनेशन। क्लियर? आइए अब हम लोग इस टॉपिक जो आपका चैप्टर है इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोमेट्री यानी तापमिति। अब तापमिति से आपको समझ में आ गया होगा कि तापमिति में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी वस्तुओं के तापमान के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो हेडिंग लगाएंगे तापमिति थर्मोमेट्री। चलिए इसको पॉज करके आप नोट करते रहिए, नोट्स खुद से बनाइए।
यहां लिखेंगे तापमिति और इंग्लिश में लिखेंगे थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी तापमिति के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको पढ़ने वाले। तापमिति क्या है? तो वस्तुओं के ताप का अध्ययन करना तापमिति कहलाती है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ताप जो है वह एक अदिश राशि है। ताप अदिश राशि होता है, मतलब इसकी कोई भी दिशा नहीं है, यह अदिश राशि है। दूसरी बात, ताप 7 मूल राशि के अंतर्गत आती है। तो ताप क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि है। तो इसको भी आप यहां नोट करेंगे। ताप मूल राशि होता है कि नहीं? यानी कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके अंतर्गत आपका ताप आता है। दूसरी बात, ताप की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो ताप का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन, ठीक है। इसकी डायमेंशनल फार्मूला की बात की जाए तो इसका डायमेंशनल जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा। तो दोनों पॉइंट को यहां पे लिखते हैं। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, केल्विन होता है। केल्विन को आप के से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, ताप का विमीय सूत्र थीटा स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे थीटा होता है। इसके बाद अगर किसी वस्तु के तापमान को मेजर करना है तो उसके बहुत सारे स्केल्स होते हैं। जैसे तापमान को आप डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, डिग्री र्यूमर में मेजर करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट स्केल हैं। तो इस स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई बोलता है कि ताप की एसआई यूनिट क्या है तो आप केल्विन ही बोलेंगे। लेकिन केल्विन के अलावा भी ताप के यूनिट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 5 के अंतर्गत। यानी हम लोग लिखेंगे ताप का विभिन्न पैमाना, विभिन्न पैमाना, यानी कि डिफरेंट स्केल ऑफ हीट, सॉरी डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, इग्नाइट टेम्परेचर। अब देखिएगा, ताप किसी वस्तु के तापमान को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस है, डिग्री र्यूमर है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री केल्विन है। तो इनका एक स्केल्स है और इनमें एक रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग इसको आज पढ़ने वाले हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कीजिएगा, क्लियर। चलिए, अब जो आपका ताप का डिफरेंट स्केल है इसको हम आपको बता रहे हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं यहां से। चलिए, सबसे पहले यहां पर एक स्केल है जो डिग्री सेल्सियस के लिए है। ये जो स्केल है वह डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए है। ये जो स्केल है वह डिग्री र्यूमर के लिए है और ये स्केल आपका केल्विन के लिए है, ठीक है। इन सभी स्केल का 2 पॉइंट लिया जाता है।
एक पॉइंट को बोलते हैं हिमांक बिंदु और दूसरे पॉइंट को बोलते हैं भाप बिंदु। हिमांक बिंदु मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, भाप बिंदु मतलब बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट। ठीक है, तो जो यहां पे पॉइंट लेते हैं नीचे, वो है आपका हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु मतलब जिस पर कोई बर्फ पिघलना चालू करता है उसको बोलते हैं हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। और ऊपर है आपका भाप बिंदु। भाप बिंदु मतलब जिस तापमान पर जल उबलना चालू करता है उसे बोलते हैं हम लोग भाप बिंदु, और जिस तापमान पे बर्फ पिघलना चालू करता है उसको बोलते हैं हिमांक बिंदु। तो हर स्केल का हिमांक बिंदु और भाप बिंदु आपको याद रखने होंगे। क्लियर? मतलब जीव साइंटिस्ट है, जैसे आपका सेल्सियस साहब, उसने अपने स्केल का हिमांक बिंदु और भाप बिंदु दिया। फ़ारेनहाइट साहब अपने स्केल का हिमांक बिंदु और भाप बिंदु दिए। र्यूमर साहब अपने स्केल का हिमांक बिंदु और भाप बिंदु दिए। केल्विन साहब अपने स्केल का हिमांक बिंदु और भाप बिंदु दिए। ठीक है, मान लीजिए अगर आप बनाना चाहते हैं स्केल, ताप को मापने के लिए अगर आप चाहते हैं स्केल बनाना तो आपके लिए भी चैलेंजिंग है। अपने स्केल का हिमांक बिंदु और भाप बिंदु देना पड़ेगा आपको। मान लीजिए यहां पर एक न्यू स्केल आप बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आप लोग में कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट अपना स्केल बनाना चाहता है। जैसे मान लीजिए श्याम कोई लड़का है, वो अपना स्केल बनाना चाहता है, तो श्याम स्केल हो जाएगा वो। तो उसका भी आपको यहां पर क्या देना पड़ेगा, हिमांक बिंदु, और उसका यहां पर भाप बिंदु आपको देना पड़ेगा। तब जाके आप टेम्परेचर यानी किसी वस्तु के तापमान को आपके स्केल के द्वारा मापी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्सियस साहब की जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 होता है, और भाप बिंदु जो होता है वो 100 डिग्री होता है। ठीक है, उसी तरह फ़ारेनहाइट साहब की जो हिमांक बिंदु है वो है 32 डिग्री, और इसकी जो भाप बिंदु है वो 212 डिग्री। र्यूमर साहब की हिमांक बिंदु है 0 और 80, 0 डिग्री और 80 डिग्री। केल्विन साहब की जो हिमांक बिंदु है वो है 273.15, जिसको नियर अप्रॉक्स टू 273 लेंगे, और इसकी जो भाप बिंदु है वो है 373.15, जिसको नियर अप्रॉक्स आप क्या लेंगे, 373 डिग्री लेंगे। डिग्री नहीं, 373, मतलब केल्विन में हम लोग डिग्री यूज नहीं करते हैं, इसको भी लिखाएंगे हम। अब मान लीजिए आपने एक स्केल बनाया, कोई भी लड़का स्केल बना सकता है, इसको हमने दे दिया न्यू स्केल, नया पैमाना। तो इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, आपका हिमांक बिंदु और भाप बिंदु। मान लीजिए आपने अपनी स्केल का हिमांक बिंदु दे दिया T1 और भाप बिंदु कितना दे दिया, T2 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका सेल्सियस साहब का, ये हो गया आपका फ़ारेनहाइट, ये हो गया र्यूमर, ये इधर केल्विन, और ये हो गया आपका न्यू स्केल। मतलब ये सभी स्केल एक ही ताप को मेजर करेगा। मतलब मान लीजिए अगर किसी वस्तु का तापमान T डिग्री सेल्सियस, मान लो यहां पर एक वस्तु है और इसका तापमान क्या है, तो मान लिया T डिग्री है। तो इसी ताप को डिग्री सेल्सियस मापेगा तो सेल्सियस में मापेगा वो कितना आएगा, इसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट मापेगा तो कितना आएगा, इसी टेम्परेचर को जब र्यूमर मापेगी तो कितना आएगा, केल्विन से मापेंगे तो कितना आएगा, और जो आपने स्केल बनाया नया स्केल मापेंगे तो कितना आया। ठीक है, तो कोई भी स्केल है उसका हिमांक बिंदु और भाप बिंदु पता है तो आप आसानी से किसी वस्तु की तापमान को माप सकते हैं। तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए अब इसको निकालने के लिए एक रिलेशन है। जैसे मान लीजिए हम लोग
डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे समझेंगे, बाकी को उसी तरह जनरलाइज कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो एक्स एक्सिस पे हमने सेल्सियस को रखा और वाई एक्सिस पे हमने फ़ारेनहाइट को रखा, ठीक है। देखिएगा, तो जब डिग्री सेल्सियस 0 पर है तो फ़ारेनहाइट कितना है, 32 पर। यानी कि सेल्सियस अगर 0 पर है तो फ़ारेनहाइट कितना है, 32। देखियो यही पॉइंट आएगा, सेल्सियस 0 और फ़ारेनहाइट कितना, 32। उसी तरह डिग्री सेल्सियस अगर इसकी हिमांक बिंदु देखा जाए तो डिग्री सेल्सियस का कितना, 100, ठीक। तो फ़ारेनहाइट का कितना, 212। ये हो गया दोनों 0 0 पे ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों को क्या कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला दिया, ऐसे देखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी वस्तु का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और डिग्री सेल्सियस में आ रहा है सी डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा उसे हमें पता करना है। जैसे वही मान लीजिए वस्तु था, अगर इसकी टेम्परेचर कितना आई तो सी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो कितनी आएगी। तो कोई एक पॉइंट ले लीजिए सी पर, जैसे सी पर आपने यहां एक पॉइंट लिया, तो यहां पर आप क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, ठीक है। अब इस डिग्री सेल्सियस पर जैसे इसको आपने सी माना, तो इस सी डिग्री सेल्सियस पे जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आई मान लो एफ, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई, एफ। अब देखना, यहां से आप क्या कीजिए, इस पॉइंट से यानी 32 डिग्री जहां पे लिखा हो वहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, कहां पर, तो ये वाले 100 डिग्री वाला जो लाइन है वहां पर, ठीक है। अब पॉइंट का नाम दे दीजिए, जैसे यहां पर दो ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी डी ई। तो यहां पे दो ट्रायंगल देखिए कैसे बन रहा है, ए बी ई और दूसरा ट्रायंगल ए सी डी। मतलब एक ट्रायंगल ये दिख रहा है बाबू, ये, और दूसरा ट्रायंगल ये पूरा ए से लेके सी तक, और फिर ये वाला एक बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल एक और ये पूरा होल ट्रायंगल। तो ये जब दोनों देखोगे तो ये एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप है। मतलब यहां पर ट्रायंगल कौन कौन सा, ए बी ई सिमिलर है किस ट्रायंगल के, तो ए सी डी के, ए बी ई सॉरी यहां पर ई लिखना है, ए बी ई जो ट्रायंगल है वह ए सी डी ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री से दोनों में बराबर है, तो रेस्ट एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। ए रूल से क्या है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं यानी दो त्रिभुज समरूप होते हैं, हिंदी में बोला जाए कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उसके जो संगत आपके भुजा है उसका अनुपात बराबर होता है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पे हम लोग वही काम करेंगे। क्या करेंगे, देखिएगा इसमें, यहां पर देखिए ये बड़ा वाला ये हमने ले लिया, कौन सा, AC बटा AB इज इक्वल टू ये आपका AD बटा कौन सा, AB होगा। AC बटा AB इज इक्वल टू ये वाला आपका CD बटा EB, ये सॉरी CD है, आई एम सॉरी CD बटा EB, क्लियर। तो यहां से अगर आप लिखना चाहें AC वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 0, ये वाला पूरा ये हो गया 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई ये छोटी वैल्यू कितना हो जाएगा, C माइनस 0, क्लियर। दिस इज इक्वल टू, अब आइए यहां पर, तो ये पूरा आपका कितना है 212, ठीक है। 212 माइनस ये 32, तो कितना हो जाएगा आपका, CD निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 212 माइनस 32 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, EB लिखे, EB, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस या पूरा, सॉरी ये पूरा 32 माइनस 0,
पूरा यहां से देखिएगा, एक सेकेंड आई एम सॉरी, ये एफ ना है पूरा, एफ माइनस 32, सॉरी एफ माइनस 32, ठीक है। फिर से यहां पर आपका क्या है, AC बटा AB इज इक्वल टू CD बटा EB। तो AC ये पूरा 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई AB ये वाला वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, C माइनस 0, वेरी गुड। अब आपको कितना है CD, तो ये पूरा 212 माइनस 32, दिस इज इक्वल टू यहां तक एफ माइनस 32, क्लियर। इसको उलट भी सकते हैं, रेशियो अगर ऐसे है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, C माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बटा आपका 212 माइनस 32, क्लियर। तो ये आपका डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकला। देखिएगा ये रिलेशन को आप याद कैसे करेंगे, इस रिलेशन को कैसे याद करेंगे, C माइनस 0, तो C माइनस हिमांक बिंदु डिवाइडेड बाय भाप बिंदु माइनस हिमांक बिंदु, ये भाप बिंदु है, फिर ये हिमांक बिंदु हो जाएगा कि नहीं, यानी C माइनस हिमांक बिंदु बटा भाप बिंदु माइनस हिमांक बिंदु, फिर बराबर एफ माइनस हिमांक बिंदु बटा भाप बिंदु माइनस हिमांक बिंदु। मतलब आपका स्केल माइनस हिमांक बिंदु बटा में भाप बिंदु माइनस हिमांक बिंदु, क्लियर। तो ये आपका सी और एफ में इसी तरह सिमिलरली करके आप निकाल सकते हैं सभी के लिए। मतलब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, C माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बटा 212 माइनस 32 इज इक्वल टू, फिर अब यहां पर R के लिए क्या लिखेंगे, R माइनस 0 बटा 80 माइनस 0 बराबर एफ के लिए K माइनस 273 बटा 373 माइनस 273, 373 माइनस 273, ये बराबर दिख रहा है, ये बराबर न्यू स्केल के लिए लिखोगे तो न्यू स्केल NS बोल दिया, NS का मतलब न्यू स्केल माइनस T1 बटा में T2 माइनस T1, क्लियर। तो ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब पहले जरा सा इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आपको शॉर्ट करके बता रहे हैं, पहले इसको नोट कीजिए। एक रिलेशन निकल गया आपका डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन एंड न्यू स्केल, इसको नोट कीजिए। आपको पता चला इस रिलेशन से ये वैल्यू आती है, ठीक। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं इस साइड का, देखिएगा क्या आया। अगर यहां पे हम लोग लिखे तो C बटा 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बटा 212 में से 32 को घटाएंगे तो 180 आएगा, बराबर R बटा 80 इज इक्वल टू K माइनस 273 बटा 100। यहां पे देखिएगा 373 में से 273 जाएगा तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है। आइए फिर इसके बाद आपका न्यू स्केल माइनस T1 अब बटा T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये आपको जो भी न्यू स्केल देगा उसका हिमांक बिंदु और भाप बिंदु देगा क्वेश्चन में, ठीक है। हिमांक बिंदु और भाप बिंदु आपको देगा, ठीक। तो ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया, इस फॉर्मूला का आप यूज करके अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है उसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में दिया हुआ तो रीमर में बदल सकते हैं, मतलब किसी को भी आप किसी स्केल में चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब मेनली जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, मतलब कोई भी स्केल हो, एनी स्केल, अगर मेनली देखा जाए तो फॉर्मूला में क्या आ रहा है, मतलब कोई भी पैमाना, हिंदी में अगर लिखे कोई भी पैमाना माइनस उसका हिमांक बिंदु और डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, भाप बिंदु और माइनस हिमांक बिंदु, यही तो आ रहा।
फॉर्मूला निकालने का तरीका हो गया, कोई भी पैमाना आपको दिया हुआ, उस पैमाने का हिमांक बिंदु डिवाइडेड बाय उसकी भाप बिंदु माइनस उसकी हिमांक बिंदु, इसी तरह करके निकालेंगे और इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। चाहे तो आप यहां से 20 कॉमन ले भी सकते हैं, इसके लिए आप 20 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम न्यू स्केल को छोड़े और यहां से 20 कॉमन ले ले तो कितना आ जाएगा, c बटा 5, क्योंकि 20 25 100 माइनस बराबर 1 माइनस 32 बटा कितना हो जाएगा, 12 9 189 इज इक्वल टू r बटा 4 इज इक्वल टू k माइनस 273 बटा 5, 20 बचे 100। ये भी फॉर्मूला आपका हो गया। अब 20 क्या कर लिया, इनसे कॉमन ले लिया, न्यू स्केल को छोड़ दिया, तो आप 20 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, c बटा 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 32 बटा 9 इज इक्वल टू r बटा 4, 20 चौका 80, ये चीज। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ताप से रिलेटेड, ठीक है। अब आइए इसके हम लोग कुछ की पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिएगा, हो गया। यहां पर आइए की पॉइंट लिखते हैं या नोट करके लिखते हैं। नोट नंबर 1, पहला नोट है कि जब भी आपको केल्विन लिखना हो तो डिग्री का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे केल्विन पैमाने में किसी वस्तु की ताप को लिखने में डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का टेम्परेचर लिखना है T बराबर मान लो 30 केल्विन, तो ऐसे लिखेंगे, मतलब वस्तु का टेम्परेचर अगर लिखना है 30 डिग्री केल्विन तो ये लिखना गलत है, ये लिखना सही है। तो आप जब भी केल्विन यूज करेंगे तो आप डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेल्सियस में कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, र्यूमर में कर सकते हैं, बट केल्विन में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात, मान लीजिए अगर दो वस्तु है, ध्यान से समझेंगे, वस्तु नंबर 1 और ये है आपका कोई दूसरा वस्तु सेकंड। इसका टेम्परेचर मान लो दिया हुआ है T1 डिग्री सेल्सियस, या T1 इज इक्वल टू, ऐसे एग्जांपल ही लेते हैं, T1 इज इक्वल टू मान लो दिया है 10 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर दिया है T2 बराबर मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस। अब बोले कि दोनों की तापांतर को लिखिए, मतलब दोनों के तापों में जो अंतर है उसको लिखिए। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा T की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री सेल्सियस लिखना सही बात नहीं है, 5 सेल्सियस डिग्री लिखना है। ऐसे नहीं लिख के, ये चीज ना लिख के आप इसको कैसे लिखेंगे, 5 सेल्सियस डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जब तापांतर को लिखते हैं तो 5 सेल्सियस डिग्री आपको लिखना है, ना कि 5 डिग्री सेल्सियस लिखना है। समझ में आया है कि नहीं? इसी तरह अगर मान लो T1 T2 दिया है तो डिग्री सेल्सियस में निकाल लिया, अगर बोलेगा कि केल्विन में निकालिए, नहीं, बोलेगा कि इसी तापांतर को आप र्यूमर में निकालिए, इसी तापांतर को आप फ़ारेनहाइट में निकालिए, ठीक है। मतलब ये आपका निकल गया किसमें, डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में बोलेगा, केल्विन में बोलेगा या फिर र्यूमर में बोलेगा, तो कैसे निकालेंगे। यानी दो वस्तुओं का जो चेंज होता है, दो वस्तुओं के तापों का जो आपका तापों का जो परिवर्तन बोलते हैं,
ठीक है, या आप टेम्परेचर डिफरेंस बोलिए या टेम्परेचर चेंज बोलिए। ये बात समझ में आ रही है? फिर से बोल रहे हैं, अगर दो वस्तु दिया है, दोनों का तापमान दिया है और दोनों वस्तुओं के तापों में अंतर बोलेगा निकालने के लिए, तपांतर बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है तपांतर आपसे किस में पूछ ले, डिग्री सेल्सियस में, हो सकता है केल्विन में पूछ ले, हो सकता है र्यूमर में पूछ ले, है ना, हो सकता है फ़ारेनहाइट में पूछ ले, लेकिन आपका ताप का मान किसी एक ही यूनिट में दिया होगा, डिग्री सेल्सियस में मान लो दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों वस्तुओं के तापांतर निकालिए केल्विन में। बात समझिए, केल्विन में निकालिए या फ़ारेनहाइट में निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, फॉर्मूला यूज करके तुरंत निकाल सकते हैं। दूसरी आप मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में दिया, हमारी बात समझना, दो वस्तुएं, दो ग्लास है, जैसे यही देख लीजिए, यहां पर एक वस्तु जिसकी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा दिया है 15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन बोला कि इन दोनों वस्तुओं का तापांतर केल्विन में निकालिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, फिर 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। या आपसे बोल दिया कि फ़ारेनहाइट में निकालिए, तो फिर से 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, फिर 15 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो फ़ारेनहाइट में निकलेगा। मतलब ये हो गई प्रोसेस। अब डायरेक्ट आपको चेंज का फॉर्मूला लिख लेंगे, डायरेक्ट चेंज निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तीसरा नंबर, यानी कि सेल्सियस का चेंज बटा 100 वही इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट का चेंज अपॉन 180 इज इक्वल टू र्यूमर का चेंज अपॉन 80 इज इक्वल टू केल्विन का चेंज अपॉन 100। तो ये चेंज निकल जाएगा। मान लीजिए आपने डिग्री सेल्सियस में चेंज निकाल लिया, डेल्टा सी का मान आ गया 5, डेल्टा सी का मान बाबू क्या आ गया 5, तो आप यहां पे 5 रख देंगे, 5/100। अगर केल्विन में निकालना है तो डेल्टा के बाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, डेल्टा के बराबर डेल्टा सी, मतलब इसका मतलब क्या है, केल्विन में भी चेंज इतना ही होगा। क्या मजेदार बात है, मतलब चेंज सेम आ रहा है, चेंज सेम आ रहा है, लेकिन टेम्परेचर सेम नहीं आएगा। मतलब केल्विन में किसी वस्तु का टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस में किसी वस्तु का टेम्परेचर सेम नहीं आएगा, लेकिन उसका चेंज सेम आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहां से इस फॉर्मूला से आप चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो जाके आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा बाबू, हो गया, ठीक है। आइए, सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं जिसको आपको याद भी रखना है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि कभी चेंज होने वाला है ही नहीं। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या कभी ये चेंज होने वाला है? मनुष्य स्वस्थ मनुष्य बोला जाए, ऐसा नहीं कि किसी को बुखार है बोलेगा सर 2 आदमी है, इसका टेम्परेचर इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है। हमारी बात समझ में आ रहा है? स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे अब लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर है, यहाँ पे हम मनुष्य का तापमान या मानव शरीर का तापमान स्वस्थ लिख देते हैं, क्लाइंट में इसमें जोड़ दे रहे हैं, स्वस्थ मानव का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, फुल स्टॉप। इसका मान एक में, ए में फ़ारेनहाइट, दो में मतलब बी में र्यूमर, 3 में केल्विन और डी में नए पैमाने पर क्या होगा, नए पैमाने पर क्या होगा जिसका
हिमांक बिंदु 50 डिग्री और भाप बिंदु 100 है। ये है क्वेश्चन। अब देखना, इसको आपको याद रखना है। न्यू स्केल में तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यू स्केल चेंज होते रहेगा। श्याम ने अपना नया स्केल बनाया, वो अपना हिमांक बिंदु और भाप बिंदु दे दिया। मान लो मोहन ने बनाया तो उसका हिमांक बिंदु और आपको भाप बिंदु दे दिया। तो आपको नए पैमाने पर याद नहीं रखना है, लेकिन बाकी सभी पैमाने पर आपको याद रखना है। बाकी हिमांक जैसे डिग्री सेल्सियस का हिमांक बिंदु और भाप बिंदु चेंज होने वाला नहीं है। उसके बाद र्यूमर का भाप बिंदु हिमांक बिंदु चेंज होने वाला नहीं है। केल्विन का चेंज होने वाला नहीं है। और स्वस्थ मानव का शरीर का तापमान भी चेंज होने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर जाइएगा। मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो तुरंत मानेंगे, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है, कभी चेंज होता नहीं है। ठीक है, अब आइए क्या करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। सी कितना दिया है बाबू, 37 डिग्री। तो पहले हम लोग ए नंबर में निकालते हैं फारेनहाइट के लिए। अभी हमने देखा फारेनहाइट के लिए C/5 इज इक्वल टू F-32/9। यही तो था शॉर्ट फॉर्म करके अभी हमने निकाला है फॉर्मूला, याद रखना है। तो यहां पर C का मान कितना हो गया, बोलिए। C का मान हो गया 37/5 इज इक्वल टू F-32/9। अब हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका F-32 इज इक्वल टू 37 गुना में 9 अब बटा में 5। ठीक है, अब इसको आप क्या करें, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बाबू। पहले 9 में 37 से गुणा कीजिए, 9 सते 63, 3 और 9 त्रिका 27, 27 और 6 33, ये आ गया डिवाइडेड बाई 5। अब इसको आप भागा दीजिएगा। चलो यहां भागा दे रहे हैं। ठीक है, 5 से 6 बचे 3 पर 0, फिर 6 बचे 30, अरे 30, फिर आ गया 3, फिर आपका नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0 आ गया, 6 यही तो आएगा। पहला 6 पचे 30, 3 उतरा पर 3 पर 3, 6 पचे 30, 3 ये आ गया 66 पॉइंट। इसको काटेंगे तो 66.6। अब देखिएगा F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा यानी 66.6 और कितना हो जाएगा प्लस 32, नहीं सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। इतना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यानी कि स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखना है। डिग्री सेल्सियस में कितना, 37 डिग्री। उसी तरह आप क्या निकाल सकते हैं इसका, र्यूमर में भी निकाल सकते हैं आसानी से। क्या लिखोगे यहां पर बी में, र्यूमर में C बटा, बोलिए बाबू, C/5 इज इक्वल टू, अभी हमने देखा R बटा कितना आया था 4। चलिए 37/5, आइए गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पर एक लाइन लिख देते हैं, जल्दीबाजी नहीं। तो ये R बराबर कितना हो गया, 37 गुना 4 और बटा में 5, 37 गुना 4 बटा में 5। अब 7 चौका 28, फिर 4 तिहाई 12, 12 दू 14, 7 चौका 28, 4 तिहाई 12 दू 14 और बटा 5। सॉल्व करेंगे तो ये कट रहा है, कितना से कटेगा जी, 5 दूना 10, 4 पर 0, 9 पचे 45, 3 पर 0, 9 छक 5 छक 30। तो ये कितना र्यूमर में आएगा, R बराबर 29.6 आ रहा है। देख लो एक बार चेक करके, आपका 5 दूना 10, 4 पर 8,
9 पचे 45, 3 आ गया, 3 पर 0, ठीक है, इतना र्यूमर आएगा। ठीक है, उसी तरह आप इसका सी वाला पार्ट भी निकाल सकते हैं केल्विन में। कितना हो जाएगा, सी बटा 5 इज इक्वल टू के माइनस 273/5, यही आया था। अभी 5 से 5 कट भी रहा है जी, वाह। तो ये सी 37 था इज इक्वल टू के माइनस 273 हो गया कि नहीं। अब के निकालेंगे तो 37 अब प्लस 273 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा 7 और 3 10, ठीक है, फिर 7 और 3, यहाँ पे देखो ना, 7 और 3 10, फिर 7 3 10 और 1 11, आइए हो जाएगा 2 और 1 3, 310 केल्विन। मतलब डिग्री सेल्सियस में 37, उसके बाद फारेनहाइट में 98.6, र्यूमर में 29.6 और केल्विन में 310। ये होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। तो इसको आप याद कर जाइए, इन वैल्यू को याद कर जाइए। क्वेश्चन पूछेगा डिग्री सेल्सियस में 37, फारेनहाइट में 98.6, र्यूमर में 29.6, केल्विन में 310, इसको याद कर जाइए। अब आइए नए स्केल में इसको नोट करेंगे, नए स्केल का निकाल लेते हैं। देखिए इसका भाप बिंदु और हिमांक बिंदु दिया हुआ है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने बोला था नए स्केल में फॉर्मूला याद नहीं कीजिए, क्योंकि हिमांक बिंदु और भाप बिंदु क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, चलिए इसको आप नोट कर लिया। ठीक, चलिए डी पॉइंट, आइए डी पॉइंट में क्या लिखेंगे, C बटा 100 इज इक्वल टू नया स्केल या न्यू पैमाना, नए पैमाना माइनस हिमांक बिंदु 50 अब बटा हिमांक भाप बिंदु माइनस हिमांक बिंदु, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो भाप बिंदु है 100 और माइनस हिमांक बिंदु कितना है 50। ठीक है, तो अब यहां पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 37 बटा 100 इज इक्वल टू नए पैमाना माइनस 50 अब बटा 50। ये कट रहा है जी 2 से कट गया। अब ये कट रहा है कितना से, तो कितना 18 दूना 36, 18.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा, अगर नए पैमाने पे अगर निकालना है, नए पैमाना इसका जो हो जाएगा न्यू स्केल कितना, तो 18.5 प्लस 50, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, ये 68.5, नए पैमाने पर कितना डिग्री आएगा, तो 68.5 डिग्री आएगा। फॉर्मूला लिख देना है C बटा 100 बराबर नए पैमाना माइनस हिमांक बिंदु बटा हिमांक बिंदु, सॉरी भाप बिंदु माइनस हिमांक बिंदु, ये 50 है, ये 100 में से घट जाएगा, 2 मरतबे कट गई ऐसा। ठीक है, तो इसको याद नहीं करना, बाकी तीनों को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। एक और क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा बाबू। सेकेंड क्वेश्चन, अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस तथा फारेनहाइट पैमाना का पाठ्यांक बराबर होगा। एक और क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, किस ताप पर सेल्सियस तथा फारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक बराबर होगा, पाठ्यांक बराबर होगा। यही है इस तरह के क्वेश्चन, किस ताप पर सेल्सियस तथा फारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक बराबर होगा, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई एक टेम्परेचर, मान लिया कि थीटा ताप पर या टी ताप पर, मान लो टी ताप पर जो डिग्री सेल्सियस पैमाना है और फारेनहाइट दोनों आपस में बराबर है, हमने मान लिया। यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे। मान लो
कि T ताप पर मान लिया T ताप पर सेल्सियस पूरा लिखिए देते हैं, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना का पाठ्यांक बराबर है। हमने मान लिया T ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना का पाठ्यांक बराबर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो यहां पर C का भी मान T ही हो जाएगा, नहीं F का भी मान T ही हो जाएगा। तो T/5 इज इक्वल टू T माइनस 32/9, दोनों बराबर। सॉल्व कर लिया जाए यहां से, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 5T माइनस 5 से गुना कर लो, यहां से कितना हो जाएगा 5 दूना 10, अब 5 तिहाई 15 और 1 16, देखिए 160, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, ठीक है। अब इसको इधर घटा लीजिए तो ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 40, नहीं 9T माइनस 5T इज इक्वल टू माइनस 160, तो ये आ जाएगा आपका 4T बराबर माइनस 160। तो यहां से T निकल गया कि नहीं, माइनस 160/4 कट के कितना माइनस 40 डिग्री, मतलब माइनस 40 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का जो रीडिंग है, पाठ्यांक है, वो आपस में बराबर होंगे। इस तरह और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। सबको वेरी वेरी थैंक यू।